स्टार्ट। आप सब लोगों को नमस्कार। पिछले हफ्ते हम लोगों ने स्वराज के बारे में, हमारे पार्टी के विजन के बारे में, अभी तक हमारी पार्टी जो है उसने क्या क्या कार्यक्रम तय किए हैं उसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा की थी। जिन जिन लोग जो जो लोग पिछली बार नहीं थे, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि वो YouTube पे जाके पिछले वाली चर्चा जरूर देखें। वो एक तरह से अनिवार्य है क्योंकि वो पूरे पार्टी के प्रोग्राम के बारे में है और उसको डाउनलोड करके आप जगह जगह दिखा भी सकते हैं, उसको थोड़ा एडिट करके। आज मैं कम बोलूंगा और आज हम प्रश्न ज्यादा लेंगे। मोटे मोटे तौर पे दो तीन बातें ही करनी है। एक तो इस हफ्ते जस्टिस वर्मा रिपोर्ट आई है। जस्टिस वर्मा रिपोर्ट का हम स्वागत करते हैं। जस्टिस वर्मा रिपोर्ट में कई अच्छी बातें कही गई हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जिन एमपीज और एमएलएज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कानून नहीं बनता। कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता तब तक उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके बारे में चुनाव सुधार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 साल का नहीं होना चाहिए, वो पूरी जिंदगी का होना चाहिए कि पूरी जिंदगी वो इम्प्रिजन रहे। उन्होंने और भी कई सारी बातें कही हैं, लेकिन एक जगह जस्टिस वर्मा रिपोर्ट ने खुल के बात नहीं की है। वो उन्होंने ये नहीं कहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि न्याय व्यवस्था का भी सुधार होना चाहिए। क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था नहीं सुधरेगी और 20-20 साल तक अगर केस चलते रहेंगे तो फिर तो इस देश में फिर तो ये सारे सुधार बेकार हो जाएंगे जो उन्होंने सजेस्ट किए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए। अगर कोई भी, शुरू में तो हम ये शुरू करें कि कोई भी महिला के साथ कोई अत्याचार का, उत्पीड़न का मामला आता है तो वो 2 महीने के अंदर मैक्सिमम निपटाया जाए और 2 महीने के अंदर दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाए। उसके लिए जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने पड़े उतने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं। लेकिन ये शुरू में केवल महिलाओं के अत्याचार की बात कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें अपनी न्याय व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि हर मामला 2 महीने में या 4-6 महीने में निपटाया जाए। ये 20-20 साल तक, अगर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं ना, तो जब तक अगर ये 20-20 साल तक मामला चलेगा तो फिर तो कोई न्याय व्यवस्था है ही नहीं हमारे देश के अंदर। दूसरी इस हफ्ते की घटना हुई कि नितिन गडकरी जी ने, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग वाले उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा, मीडिया के मुताबिक उन्होंने इनकम टैक्स वालों को धमकी दी है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुम लोगों को देख लेंगे। ये तो बहुत गलत बात है। नितिन गडकरी जी बार बार ये कहते रहे कि मैं निर्दोष हूं। अगर वो निर्दोष हैं तो डरने की क्या बात है? सारी एजेंसीज कर लें जांच, इसमें डरने की क्या बात है? जैसे ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे, मेरे ऊपर आरोप लगाया, मनीष के ऊपर आरोप लगाया, किरण बेदी के आरोप लगाया, हमने तो कभी धमकी नहीं दी। हमने तो इनको स्वागत किया सारी जांच एजेंसीज का। मनीष के ऊपर इन्होंने रेड मारी, किरण बेदी के ऊपर जांच की इन्होंने। 3 दिन मनीष के ऑफिस में बैठी रही इनकी होम मिनिस्ट्री की टीम, कुछ नहीं मिला इनको। अल्टीमेटली हाईकोर्ट के अंदर होम मिनिस्ट्री को लिख के देना पड़ा कि जो अन्ना आंदोलन था उसमें कोई फॉरेन फंड नहीं आया था और ये बिल्कुल निर्दोष हैं। तो अगर हम लोगों को डर नहीं लगता किसी जांच का, हम तो बार बार कहते हैं हमारी सारी एजेंसी से जांच करा लो, तो नितिन गडकरी जी को डर क्यों लगता है जांच का? इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, कुछ ना कुछ तो सच है। और जो वो कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो देख लेंगे, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार बनवानी है अब की नहीं बनवानी है सोच लेना। क्योंकि अगर इनकी सरकार बनेगी तो फिर ये सारे विभागों को देख लेंगे। जैसे भी कांग्रेस ने सीबीआई को, इनकम टैक्स विभाग को अपना पिट्ठू बना रखा है, कल बीजेपी आएगी वो भी आपको यही संदेश दे रही है कि हम भी इनको सबको अपना पिट्ठू बनाएंगे। जैसे आज कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है वैसे बीजेपी भी भ्रष्टाचार करेगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस और बीजेपी ये सारे एक जैसे हैं। तीसरी बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि करीब 250 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बन गई हैं देश के अंदर। अभी स्टेट कमिटीज बननी बाकी हैं। मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में दोनों जगह स्टेट कमिटीज भी बन गई हैं। अभी अभी जैसे भिवानी के साथी आए थे मेरे पास कुछ, उन्होंने कहा कि जी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो बन गई लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हुई है। तो मैंने कहा आप लोग मीटिंग करो। कहता आपका निर्देश नहीं है ऊपर से। अब बताइए, मैं हम लोग दिल्ली से निर्देश देंगे तब आप लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग्स करेंगे? हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग, जो जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बन गई हैं,
कम से कम हफ्ते में एक बार होनी चाहिए। ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, कम से कम हफ्ते में एक बार होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग, हर स्टेट कमेटी की मीटिंग कम से कम हफ्ते में एक बार होनी चाहिए। और उसके अंदर मोटे मोटे तौर पे 2 काम आप सब लोगों के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के स्टेट कमेटी के 2 काम है। पहला काम है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले हर गांव के अंदर आपको 10-10 कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता, मेंबरशिप की रसीद काटे हुए कार्यकर्ता नहीं, वो मेंबरशिप की रसीद काटते हैं वो जरूरी नहीं काम करेंगे, 10-10 काम करने वाले एक्टिव कार्यकर्ताओं की लिस्ट आपको कार्यकर्ता तैयार करने हैं हर गांव में। और जितने शहर आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, हर म्युनिसिपल वार्ड में 10-10 कार्यकर्ता तैयार करने, हर कॉलेज के अंदर 10-10 कार्यकर्ता तैयार करने। जिस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट अपना जिला अधिवेशन करे, हर गांव से, हर म्युनिसिपल वार्ड से 10-10 कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाए और मैं वहां जरूर आऊंगा। आप लोगों का स्वागत करने के लिए, आप लोगों को बधाई देने के लिए मैं वहां पे आऊंगा। लेकिन वो करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप गांव तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे हम लोग हैं, पहले देश की एक टीम बनाई, फिर राज्य की टीम बनाई, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई। अब डिस्ट्रिक्ट की टीम को ब्लॉक की टीम पहले बनानी पड़ेगी। आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं, आप उन ब्लॉक्स के अंदर अपना ऑफिस खोलिए पार्टी का, ताकि उस ब्लॉक के लोग अगर संपर्क करना चाहें तो उनको डिस्ट्रिक्ट तक ना आना पड़े, ब्लॉक के अंदर उनको मिल जाए। हर ब्लॉक के अंदर 10 दिन के अंदर ऑफिस खोलना बड़ी बात नहीं है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में 10 लोग होना, 10 लोग, 12 लोग होना, और आपके जिले में कितने ब्लॉक होंगे? 8 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, इतने ही ब्लॉक होते हैं हर जिले के अंदर। कल सुबह आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग कीजिए। मीटिंग करने के बाद एक एक आदमी एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी ले ले, और उस ब्लॉक में जाके ये जिम्मेदारी ले कि मैं अब तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक उस ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक की टीम खड़ी करके नहीं आ जाऊंगा और उस ब्लॉक का ऑफिस खुलवा के नहीं आ जाऊंगा। उस ब्लॉक में जाए और ब्लॉक में वहां पे लोगों से बातचीत करें, और वहां बातचीत करने के बाद वहां पे किसी के घर को, किसी की दुकान को, किसी के ऑफिस को शुरू करने के लिए किसी को भी ऑफिस डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि लोग वहां पे आना चालू कर दें। आप वहां पे ऑफिस खुलवा के आइए और वहां पे ब्लॉक लेवल की टीम तैयार करके आइए। जब आपकी ब्लॉक लेवल की टीम बनेगी तभी तो आप आगे, ब्लॉक लेवल की टीम ही तो आगे गांव गांव में जाएगी। उसी तरह से हम लोगों को म्युनिसिपल वार्ड में भी 10-10 लोगों की टीम तैयार करनी है, और हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर ऑफिस खुलना चाहिए। कर सकते हैं हम लोग 10 दिन में? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और जिन जिन लोगों का होता जाए कि जी हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक ऑफिस खुल गए, वो लोग मुझे जरूर ईमेल करें या मुझे एसएमएस करें। दिल्ली के चुनावों की तैयारी खूब जोर शोर से चल रही है। 2 फरवरी से हम लोग दिल्ली के अंदर विधानसभाओं की 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे। हम लोग रोज एक विधानसभा की मीटिंग करेंगे हम लोग, और रोज एक कॉलेज के अंदर जाएंगे और कॉलेज के अंदर मीटिंग करेंगे। दिल्ली के अंदर बिजली और पानी के रेट अनाप शनाप बढ़ा दिए हैं दिल्ली सरकार ने, और जनता उससे त्रस्त है। ये भ्रष्टाचार की वजह से रेट बढ़ाए गए हैं। हमारे आंकड़े और हमारे कागज ये दिखाते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे होने चाहिए, लेकिन शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों के साथ, टाटा और अंबानी के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली में बिजली और पानी के रेट बढ़े हैं। इसके कागज हमारे पास आए हैं, और 2 फरवरी को वो कागज हम जनता के सामने रखेंगे और इसका खुलासा करेंगे। दिल्ली में चुनावों की तैयारी पूरे जोर शोर से है, और मैंने पिछली बार भी आप लोगों से निवेदन किया था, आप सब लोगों से, जितने लोग भी आप देख रहे हैं, आप लोगों में से जितने लोग फुल टाइम दिल्ली आके हमारे साथ रुक सकते हैं, कम से कम 2 महीने से ज्यादा जितने लोग रुक सकते हैं और दिल्ली में आके अपने खाने पीने का, रहने का इंतजाम खुद कर सकते हैं, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली आ जाइए। हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो आप जरूर दिल्ली आ जाइए। जो लोग नहीं भी आ सकते हैं या आते हैं, आप सब लोगों के दिल्ली में रिलेटिव्स तो होंगे, उन रिलेटिव्स को फोन करके एक चीज तो ये पूछनी है, भाई बीजेपी से खुश हो कि कांग्रेस से खुश हो? बीजेपी महंगाई दूर कर सकती है कि कांग्रेस महंगाई दूर कर सकती है? अगर ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और अगर दोनों पार्टियां खराब है, तो इस बार आम आदमी पार्टी का समर्थन करना। एक तो ये करना है, सबको करना है, सारे रिलेटिव्स को। और जिस जिस के रिलेटिव्स, जो जो दोस्त, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, जो जो आपके वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके लोग वॉलंटियर कर सकते हैं
तो आप उनकी लिस्ट बना के आप हमें जरूर भेज दें, हम उनसे संपर्क करेंगे और उनको हम अपना वॉलंटियर बनाएंगे। मुझे केवल इतना ही आज कहना था। अब अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमारा ये नंबर है 9717460166, 9717460166। इस नंबर पे फोन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देने की। जो मैंने कहा था कि आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना के आप इस पे एसएमएस भी कर सकते हैं। जो नंबर मैंने अभी आपको दिया, आप इस नंबर पे एसएमएस भी कर सकते हैं कि आपके ये रिश्तेदार हैं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। और अगर आपके ब्लॉक ऑफिसेस खुल जाते हैं सारे हफ्ते 10 दिन के अंदर, जहां जहां ब्लॉक्स में ऑफिसेस खुल जाते हैं आप मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। जहां जहां वार्ड ऑफिसेस खुल जाते हैं आप मुझे जरूर भेजिएगा, लिख के इसी नंबर पे एसएमएस कर दीजिएगा। पढ़ो। What would be the priorities of Aam Aadmi Party if voted in power? इनका पूछना है कि अगर आम आदमी जाके सरकार बनाता है तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता 3 है। नंबर 1 भ्रष्टाचार। 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जन लोकपाल कानून पारित किया जाएगा। ये जो जितने भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, इन सब लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए जाएंगे और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे पहला भ्रष्टाचार। और एक आम आदमी जो दफ्तरों में चक्कर काटता है, दफ्तरों के चक्कर काटता है, रोज उसको बेइज्जत किया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। जन लोकपाल बिल में ये लिखा होगा कि अब अगर आप दफ्तर में जाओगे तो आपका काम तय समय सीमा में किया जाएगा, नहीं तो उस अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में दी जाएगी। ये पहला काम। दूसरा महंगाई। महंगाई से निपटारा किया जा सकता है। आज ही मेरे पास डेटा आया है, दिल्ली का बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। दिल्ली में 32 लाख गैस के कनेक्शन है और दिल्ली में सालाना 2.25 करोड़ गैस के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। 32 लाख गैस के कनेक्शन, 2.25 करोड़ गैस के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब कि पर गैस कनेक्शन 7 के करीब सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं और सरकार कह रही है हम 9 सिलेंडर फ्री में देंगे और 9 से ज्यादा पे पैसा लेंगे। तो ऑन एन एवरेज तो सरकार को पैसा मिल गया ना। ऑन एन एवरेज तो सरकार को 9 से कम ही सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो फिर क्यों नहीं सारे सिलेंडरों पे सब्सिडी दे देते? क्यों ये कर रखा है? हो सकता है कहीं कुछ लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी घर में 2 सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी घर में 12 सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो किसी के घर में 2 सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें आपका पैसा बच गया, जहां पे 12 इस्तेमाल हो रहे हैं उससे ज्यादा पैसा लेने। तो हमारी अगर आम आदमी, आपकी सरकार अगर बनती है तो जितने मर्जी गैस के सिलेंडर अगर आदमी ले उसको हर सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम किया जा सकता है। आज ही मैं देख रहा था कि 11 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर टैक्स है दिल्ली के अंदर, ये कम किया जा सकता है। उसी तरह से बिजली का बिल, दिल्ली के अंदर बिजली आधे दाम किए जा सकते हैं। दिल्ली के अंदर पानी, 2004 के अंदर दिल्ली में पानी एक मध्यम वर्गीय परिवार को, 5 लोगों के परिवार को 73 रुपए देने पड़ते थे प्रति माह, और आज 1350 रुपए देने पड़ते हैं प्रति माह। 8 साल के अंदर शीला दीक्षित ने 8 साल के अंदर 18 गुना पानी के दाम बढ़ा दिए। हाहाकार कर रही है दिल्ली। तो पहला मुद्दा भ्रष्टाचार, दूसरा मुद्दा महंगाई और तीसरा मुद्दा स्वराज, कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा निर्णय लेने की ताकत सीधे जनता को दी जाए। सारे निर्णय लेने की ताकत नहीं दी जा सकती, ज्यादा से ज्यादा निर्णय। जैसे अभी मेरे पास नरेला के किसान आए हुए थे, वो कह रहे जी हमारी जमीनें छीन ली। 3 करोड़ की जमीन, मार्केट रेट 3 करोड़ है और 30 लाख दे रही है सरकार। तो जनता के पास पावर होनी चाहिए, वहां की जनता डिसाइड करे, मोहल्ला सभा डिसाइड करे, ग्राम सभा डिसाइड करे कि हमें जमीन देनी है कि नहीं देनी, और देनी है तो किन शर्तों पर देनी है। तो जनता को पावर होनी चाहिए। तो तीसरा मुद्दा स्वराज। तो ये 3 प्राथमिकताएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो करेगी, लेकिन ये 3 चीजें सत्ता में आने के तुरंत बाद की जाएंगी।
अगला सवाल है, एक सलाह है, कह रहे हैं कि आपके पार्टी की जो शॉर्ट फिल्म हमने देखी है लेकिन शूटिंग उसकी और बेहतर हो सकती है। इनका कहना है कि जो हमने फिल्म बनाई है उनमें देखी है इन्होंने, लेकिन उसकी शूटिंग और बेहतर हो सकती है। हो सकता है जी, हम सारे के सारे नौसिखी हैं, हमको नहीं आती है शूटिंग ज्यादा अच्छी करनी। अगर आप ये करते हैं तो आप हमारी मदद कीजिए प्लीज इसमें। मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल है, कह रहे हैं कि डू यू थिंक इफ वी स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मीडिया हाउसेस विल इट मेक देम चेंज देयर माइंड्स एंड स्टार्ट शोइंग यू? इनका ये कहना है कि मीडिया ने जो अभी हमें बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया है, अगर हम मीडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो वो आपको दोबारा दिखाएंगे। मुझे लगता है कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई मीडिया के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के भ्रष्टाचार व्यवस्था के खिलाफ है। और ये धर्म युद्ध है, ये सच्चाई का बुराई के खिलाफ लड़ाई है, ये कौरवों की पांडवों के खिलाफ लड़ाई है। एक तरफ इस देश के सारे भ्रष्ट लोग खड़े हैं और एक तरफ इस देश की जनता है। एक तरफ ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ये सारे, जयललिता, ये सारे खड़े हैं, और एक तरफ इस देश की जनता खड़ी है। अब ये मीडिया वाले, हर मीडिया वाले को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरफ खड़ा होना चाहता है। वो जनता के साथ खड़ा है कि इन लोगों के साथ खड़ा है, और उनको तय करने दीजिए। इस देश के हर आदमी को आज ये तय करना पड़ेगा कि इस धर्म युद्ध में वो किस तरफ खड़ा है। और जो लोग चुप हैं वो उनके साथ खड़े हैं, नेताओं के साथ खड़े हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ा गुनाह है। आप चुप नहीं रह सकते, आपको कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ेगा। और अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब आप रिलायंस के साथ हैं, आप नेताओं के साथ हैं, आप कपिल सिब्बल के साथ हैं, आप मनीष तिवारी के साथ हैं। तो मीडिया वालों को खुद ही तय करने दीजिए कि इस धर्म युद्ध में वो किस तरफ खड़े हैं। शिकागो से पूछ रहे हैं मनीष, 2014 में दिल्ली के अलावा किन स्टेट्स में इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे आप? इनका प्रश्न है कि 2014 में दिल्ली तो 2013 में है। शिकागो से मनीष पूछ रहे हैं कि 2014 में कौन कौन से चुनाव लड़ेंगे आप। अभी तो सर दिल्ली और लोकसभा चुनाव, इन दो का मन बनाया है, बाकी के लिए हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे, सब लोग बैठ के तय करेंगे, मिलके तय करेंगे कि कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं। इंटरनल लोकपाल का क्या स्टेटस है? आई थिंक आपने लास्ट में इसका जवाब दिया था लास्ट टाइम। इंटरनल लोकपाल का क्या स्टेटस है? इंटरनल लोकपाल बन गया है, लेकिन इंटरनल लोकपाल का एक प्रोसीजर है। इंटरनल लोकपाल में जस्टिस भगवती प्रसाद, जस्टिस एडमिरल रामदास और इलीना सेन, ये 3 लोग हैं। लेकिन इनका ये कहना है, कुछ लोगों का कहना है अभी जो प्रशांत भूषण, मयंक गांधी और अंजलि दमानिया के खिलाफ केस था उसका क्या हुआ। मैं फिर से बता देता हूं, ये तीनों लोग जब वो बने लोकपाल तो इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया है। प्रोसीजर के हिसाब से अगर इनको एक रिटन कंप्लेंट चाहिए होगी किसी भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर के खिलाफ, वो रिटन कंप्लेंट के ऊपर फिर ये लोग आपको बुलाएंगे, कंप्लेनेंट को, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको सुनवाई करेंगे उसकी, और फिर अपना ऑर्डर पास करेंगे, जो ऑर्डर पार्टी को मानने के लिए मजबूर होगी पार्टी। जब तक आप रिटन कंप्लेंट, हमने कहा जी हम पार्टी की तरफ से कंप्लेंट दे देते हैं प्रशांत भूषण, मयंक गांधी, और उन्होंने कहा नहीं, पार्टी की तरफ से कंप्लेंट को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पार्टी कितना सबूत देगी कितना सबूत नहीं देगी, क्योंकि ये तो आपके पार्टी के लोग हैं। तो हो सकता है पार्टी इनको फेवर करने की कोशिश करे, ठीक बात भी है, हमने ज्यादा विरोध नहीं किया इनका कि पार्टी हो सकता है इनको फेवर करे। तो जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं आएगी तब तक नहीं करेंगे। तो अभी रिटन कंप्लेंट मयंक गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति ने बॉम्बे से भेजी है, तो उसके ऊपर अब हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको, लोकपाल को। लेकिन अंजलि दमानिया वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर नहीं है, तो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। और मयंक गांधी, वो प्रशांत भूषण है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया और यूएस से प्रशांत, और ऑस्ट्रेलिया से अनुराग पूछ रहा है। कॉमन क्वेश्चन है कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों से विधानसभा के चुनाव में साथी किस तरह से मदद कर सकते हैं दिल्ली वाले? ऑस्ट्रेलिया से एक साथी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि वहां बैठ के वो लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं। देखिए सर, 2-3 तरह से मदद कर सकते हैं। एक तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप 1 साल के लिए वहां से छोड़ के आ जाएं, 1 साल की छुट्टी लेके आ जाएं, तो इससे बड़ी मदद हमारी नहीं हो सकती। समय का दान सबसे उच्च दान है। समय का दान मतलब आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दान कर रहे हैं। दूसरी चीज है, आप हमें टेक्निकल मदद कर सकते हैं। आप में से कई लोग सॉफ्टवेयर के लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, आप उसमें मदद कर सकते हैं।
तीसरी चीज है, आप हमें फंड रेजिंग में मदद कर सकते हैं। ये सारी पार्टियां बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेती हैं और चुनाव जीतने के बाद इन बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाती हैं। हमने ये तय किया है कि हम तो आम जनता से पैसा लेंगे और जो पैसा देगा उसको हम वेबसाइट पे डाल देंगे। अभी अभी आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख लो, पिछले हफ्ते तक का जितना पैसा था सारा वेबसाइट पे डाला हुआ है। 5-5 रुपए का हिसाब भी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो आप हमें वहां पे फंड रेज करने में, जितनी इंडियन कम्युनिटी है वहां पे, भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उनसे आप फंड रेज करने में आप मदद कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के चुनाव में कंटेस्ट करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली के चुनाव लड़ेंगे? अभी कुछ भी हम लोगों ने तय नहीं किया है सर। जब राजनीति में कूदे हैं तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव सत्ता लेने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ेंगे। जहां जरूरी होगा हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन जहां जरूरी नहीं होगा हम सत्ता में जाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी इसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है कि कौन चुनाव लड़ेगा दिल्ली के और किसको चुनाव लड़ने की जरूरत है और किसको नहीं है। अगला सवाल है, पिछली बार आपने कहा था कि विभिन्न मुद्दों पे, विषयों पे समितियां बन रही हैं। अब तक कितनी समितियां और किन मुद्दों पे बन चुकी हैं, इनकी डिटेल्स हैं क्या? आपने कहा था, ये पूछ रहे हैं, आपने पिछली बार कहा था कि कई मुद्दों पे समितियां बन रही हैं, किन मुद्दों पे क्या समितियां बन चुकी हैं? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। मैं ये एक्चुअली योगेंद्र यादव इस मुद्दे पे वो कर रहे हैं। मैं कल ही हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब तक की जितनी भी प्रोग्रेस है उसको तुरंत वेबसाइट पे डालें, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं इस बारे में। तो मुझे आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए। मैं दिलीप से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप योगेंद्र यादव से बात करके और इसको जो अभी तक की प्रोग्रेस है सब कुछ वेबसाइट पे डाल दीजिए। ठीक है, आपको 2-3 दिन के अंदर वेबसाइट पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस बारे में। अगला प्रश्न है, पिछली बार आपने स्वास्थ्य, मुफ्त स्वास्थ्य की बात करी थी। इसके ऊपर आपने कुछ आगे और शोध किया है? बजट क्या होगा, कैसे वो मुफ्त स्वास्थ्य आएगा? सर, एक ये पूछना है कि आप कह रहे थे कि मुफ्त स्वास्थ्य दिया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती है। देखिए, तो क्या आपने इस पे रिसर्च की है, कितने बजट की जरूरत पड़ेगी, कितना? पहली चीज तो ये कि फिलोसफिकली हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि सरकार का और राज्य का क्या काम है। मेरे हिसाब से सरकार का और राज्य का काम है स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, न्याय देना, सुरक्षा देना, पानी देना, बिजली देना, और भी एक आध चीजें हो सकती हैं, जो हो सकता है मैं भूल रहा हूं। ये तो मेन चीजें हैं जो उसको हर नागरिक को मुफ्त में देनी चाहिए। मुफ्त में मतलब बिजली तो मुफ्त में नहीं दी जा सकती, लेकिन तो स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी जानी चाहिए, हर नागरिक को दी जानी चाहिए और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए, ऐसा हमारा यकीन है। तो अगर आम आदमी की सरकार आती है तो पहली प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर होनी चाहिए, पानी के ऊपर होनी, पीने के पानी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर, ये प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर अभी हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की कमेटी बनाई है, कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं, उन डॉक्टर्स ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना के भेजी थी, उसको अभी शेयर नहीं कर सकते। जब उसको थोड़ा सा फाइनल हो जाएगी तब मैं आपके साथ जरूर, जैसे ही वो फाइनल होती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपने मुकेश अंबानी जी को लेटर दिया है, इस पे हमारा आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? AK सिंह क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, आपने मुकेश अंबानी जी को चिट्ठी लिखी है। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 30 अक्टूबर 2012 और 9 नवंबर 2012 को मुकेश अंबानी जी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की खुलासा किया था। मुकेश अंबानी, उसके बाद अचानक पता नहीं कुछ हुआ कि मीडिया ने हमें दिखाना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। अभी पिछले 10-15 दिन पहले मुकेश अंबानी जी ने सारे टीवी चैनलों को नोटिस भेजा है, मानहानि का नोटिस, और उसमें लिखा है कि आपने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधा प्रसारण क्यों किया, इससे आपने मेरी मानहानि की है। मजे की बात यह है कि बोला तो मैंने, मानहानि मैंने की, नोटिस उनको दिया, मेरे को नोटिस नहीं दिया। मैं बार बार खड़े होकर कह रहा हूं सारे मंचों से कि मुकेश अंबानी ने भ्रष्टाचार किया, मुकेश अंबानी ने भ्रष्टाचार किया, मुझे नोटिस देने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। तो अब उन्होंने टीवी चैनलों को नोटिस में लिखा है कि आप सब लोग मुझसे माफी मांगो, और आगे से अगर आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा प्रसारण किया तो हम आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे।
टीवी चैनलों ने पता नहीं क्या जवाब दिया कि नहीं दिया। हमने तो कई टीवी चैनलों से पूछ लिया, वो ये भी नहीं बता रहे कि नोटिस आया कि नहीं आया। एक टीवी चैनल वाले ने इनफॉर्मली हमको नोटिस दिया, आया सब जगह, तो वो तो बता नहीं रहे। मैंने मुकेश अंबानी जी को 3-4 दिन पहले चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में मैंने उनको यही कहा है कि आप इनको धमकाना बंद करें। ये कांग्रेस आपकी दुकान हो सकती है, बीजेपी आपकी दुकान हो सकती है, पार्टियां आपकी दुकान हो सकती है, भारत आपकी दुकान नहीं है। भारत को हम नहीं बिकने देंगे। उनको हमने साफ साफ शब्दों में बोला है। तो ये साथी पूछ रहे हैं कि अब आगे आप उसका क्या करोगे। आगे हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमने तो अपनी तरफ से चिट्ठी दे दी, अब जो करना है वो उन्होंने करना है, टीवी चैनल वालों ने करना है, और मुकेश अंबानी ने करना है, और सरकार ने करना है। अब हम क्या कर सकते हैं इस मुद्दे पर। मकरंद महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि स्टेट की कार्यकारिणी कंफर्म होने तक क्या मैं पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता? आप बिल्कुल बन सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके, वो कह रहे हैं जब तक स्टेट की कार्यकारिणी नहीं बनेगी क्या मैं मेंबर नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर बनिए, वेबसाइट पे ढेरों हजारों लोग मेंबर बन चुके हैं। मुझे लगता है अभी तक 70,000 से भी ज्यादा लोग मेंबर बन चुके हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके मेंबर बन सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कब तक दिखेगी, तैयार होगी और कब तक दिखने लगेगी, ये बताते हैं आप। नवीन पूछते हैं। आप सेकंड लीडरशिप किसको मानते हैं, फर्स्ट किसको मानते हैं, मुझे तो पता नहीं। ये यहाँ पे आप सारे ही हैं। मैं हूँ, प्रशांत भूषण है, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, कुमार विश्वास हैं, योगेंद्र यादव हैं, और उधर हर स्टेट के अंदर लीडरशिप है। अभी हम लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ पे प्रहलाद है, इंद्र विक्रम सिंह है। महाराष्ट्र के अंदर सुभाष वारे हैं, मयंक गांधी है, अंजलि दमानिया है। कहाँ की कौन सी लीडरशिप चाहिए। और लीडरशिप ये कोई नेता नहीं है, ये सारे आप और मेरे जैसे, हम सबके जैसे आम आदमी, आम औरतें हैं ये सब। विशाल पूछ रहे हैं कि मैं डोनेशन देना चाहता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं चाहता हूँ कि वेबसाइट पे दिखे, कैसे किया जाए? विशाल कह रहे हैं कि वैसे अब आपका नाम तो सबने सुन लिया। विशाल कह रहे हैं कि मैं डोनेशन देना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम वेबसाइट पे ना दिखे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सबसे पहले तो आपकी भावना की हम कद्र करते हैं। आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपका नाम तो आएगा, क्योंकि इसी राजनीति को हम चैलेंज कर रहे हैं। हम छुप के आपसे डोनेशन नहीं लेंगे। आपका नाम तो आएगा, और आप भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। कुछ करते हैं तो चैलेंज करेंगे ना, इनसे डरने की क्या जरूरत है। अगर आपको ये विक्टिमाइज करते हैं तो करेंगे इनको चैलेंज। डरिए मत, आपका नाम तो आएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे रात को एक आदमी आया, कहता जी मैं बहुत बड़ा भक्त हूं आपका, और मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, सरकार मार डालेगी मुझे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं कहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। आपका नाम तो हम कल ही डाल देंगे। अगर आप नाम डलवाने की हिम्मत रखते हैं तभी हमें पैसा दीजिएगा। अच्छा, एक बार कई लोगों से प्रश्न आए हैं, पार्टी से कैसे जुड़े, आप शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? कई लोगों से प्रश्न। पार्टी से कैसे जुड़े? देखिए, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपके राज्य के अंदर राज्य समिति बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन चुकी है, तो वहां पे रसीदें आ गई होंगी, तो आप लोकल ऑफिस में जाके रसीद कटवा के मेंबर बन सकते हैं। वेबसाइट पे जाके, अगर आप लोग ना जाना चाहें तो वेबसाइट पे भी आप मेंबर बन सकते हैं, वेबसाइट पे फॉर्म भर के। लेकिन मेंबर बनने से ज्यादा जरूरी है, मेंबर बने या ना बने ये तो फॉर्मेलिटी है, मेंबर बनने से ज्यादा जरूरी है काम करना, देश के लिए काम करना। तो आप काम कीजिए। क्या काम कर सकते हैं? अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से हमारा पर्चा डाउनलोड कर लीजिए, हमारी फिल्म डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोगों को इकट्ठा करके वो फिल्म दिखाइए, पर्चा दिखाइए, और लोगों के साथ चर्चा शुरू कीजिए। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो अपने गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए, गांव के लोगों को दिखाइए, और इस तरह से ज्यादा लोगों को वॉलंटियर्स बनाइए, और इसको चेन बना दीजिए कि जो लोग आपके साथ जाके फिल्म देख के जाएं वो फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आगे फिल्में दिखाएं। एक इमोशनल क्वेश्चन है, अभी 28 राज्यों में देश बटा हुआ है हमारा, और सबसे पहले लोग यहाँ पे बिहारी हैं, मराठी हैं, भारतीय कोई नहीं, आप इसे एक कैसे करेंगे? इनका कहना है कि हमारा देश 28 राज्यों में बटा हुआ है, और सब कोई पंजाबी है, कोई मलयाली है, कोई तमिल है, लेकिन भारतीय कोई नहीं है। आपने ये देखा होगा कि ये 2 साल पहले तक तो बात ठीक थी। 2 साल पहले, अन्ना के आंदोलन के पहले तक
लोग बटे हुए थे। केवल यही क्यों, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई गढ़वाली था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, भारतीय नहीं था। लेकिन 2 साल के अंदर चित्र बदला है। जितने 2 साल के अंदर मैंने तिरंगे झंडे देखे हैं इस आंदोलन के अंदर, कभी नहीं देखे। जितनी देशभक्ति की भावना इस 2 साल के अंदर मैंने देखी है, कभी नहीं देखी। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये इस देश के सभी लोग कह रहे हैं। तो मेरे और आपके आंदोलन करने से, मेरे और आपके कूदने से ही तो ये देश बदलेगा, तभी तो देश के अंदर देशभक्ति की भावना आएगी। तो मुझे तो लगता है कि अब देश के अंदर देशभक्ति की भावना जाग चुकी है और इसको और मजबूत करना है हम लोगों को आगे आने वाले समय में। आदित्य सुझाव दे रहे हैं कि अरविंद जी, क्यों ना आप कुछ ईमानदार कॉर्पोरेट हाउस से आह्वान करें कि वो एक निष्पक्ष मीडिया चैनल खोलें। ये कह रहे हैं कि आप क्यों ना कुछ निष्पक्ष और ईमानदार कॉर्पोरेट हाउसेस से वो आह्वान करें कि वो एक चैनल खोलें। अगर आप ऐसे किसी कॉर्पोरेट हाउसेस को जानते हैं तो आप उनकी लिस्ट बना के मुझे दे दीजिए, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन है, अरविंद जी आप कोलकाता नहीं आए बहुत दिनों से पार्टी और संगठन निर्माण के उद्देश्य से, कब आ रहे हैं आप कोलकाता और यहाँ पे ऑफिस खोलना चाहते हैं? एक्चुअली सब जगह मैं नहीं जा सकता, हम लोगों ने काम बांटे हुए हैं आपस में। तो कोलकाता योगेंद्र यादव जा रहे हैं काफी, मनीष जा रहे हैं काफी। योगेंद्र यादव 4-5 ट्रिप लगा चुके हैं कोलकाता की, मनीष कई बार जा चुके हैं कोलकाता। तो वो लोग वहां पे संगठन का निर्माण कर रहे हैं। शालिनी पूछ रही है, हाउ विल यू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड? Shalini पूछिए, how will you ensure safety of women and child? I really don't know. Safety is a very, very broad term, but if you're talking of in context of the recent gang rape case, then in that case, as I've already said, that Justice Verma Commission has recently come out with a report. We wholeheartedly support that report. We demand from the government that they should immediately implement that report. However, that report does not talk of fast track courts. It does not talk of judicial reforms. Therefore, we also demand that fast track courts should be set up and any case of atrocity against women should be dealt within 2 months. अगला सवाल है यूएसए से मुकेश, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। स्टेट इलेक्शंस की क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? पार्टी का अभी एक्सपेंशन का क्या प्लान है आज की डेट में? इनका कहना है कि पार्टी का एक्सपेंशन का क्या प्लान है और स्टेट चुनावों की क्या तैयारी कर रहे हैं। स्टेट चुनावों की तैयारी स्टेट के सब साथी मिलकर करेंगे। अभी करीब 13 या 14 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बन गई हैं। लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बन गई हैं और इन 13-14 राज्यों में जहां पे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनी है, अब अगले 1 महीने के अंदर स्टेट कमिटीज भी बन जाएंगी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अब जा रहे हैं सब लोग और वहां पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनाई जाएंगी। तो वहां पे अब उनका पहला काम है, जैसे मैंने कहा था, कि हर गांव, हर म्युनिसिपल वार्ड और हर कॉलेज के अंदर एक एक कमेटी बनाना, ताकि हमारी बात वहां पे हर गांव में पहुंच सके, हर म्युनिसिपल वार्ड में पहुंच सके और हर कॉलेज में पहुंच सके। मयंक पूछ रहे हैं, पार्टी अगर दिल्ली चुनाव में जीतती है, जो कि जीतेगी इनका विश्वास है, तो हमारी तरफ से सीएम कौन होगा? मयंक पूछ रहे हैं कि अगर पार्टी दिल्ली चुनाव में जीतती है तो हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री आम आदमी होगा। वो आम आदमी कौन होगा ये तो सब लोग बैठ के आपस में तय करेंगे। फिर दीपक पूछ रहे हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ, जो अभी सेंटर का सब्जेक्ट मैटर है, क्या ये स्टेट अफेयर्स में नहीं आना चाहिए? एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेट मैटर में नहीं आना चाहिए, मैं वो नहीं हूँ, कंफर्म नहीं है। तो क्या ये कंकरेंट लिस्ट में है? बिकॉज हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट ज्यादा करती हुई नजर आती हैं। तो इज इट इन कंकरेंट लिस्ट? मेरे को इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। एक सलाह आई है, स्वराज को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करके लोगों में फैलाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर कोई रिसाइट कर दे और उसकी हम फाइल्स। ये कल किसी ने ईमेल भी किया था, बहुत अच्छा सुझाव है, इसको कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। इन्होंने कहा है जो आपकी स्वराज की किताब है उसको ऑडियो कैसेट की फॉर्म में दे दिया जाए, जो कि कोई बोल के और सुना सके और लोग उसको सुन सकें। ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको हम कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। एक सवाल है, आपका गोल क्या है? करप्शन हटाना, लेकिन डेवलपमेंट पे आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा इनका ये कहना है कि आपका क्या व्यू है, करप्शन हटाना या डेवलपमेंट करना?
और नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कैसा विकास कर रहे हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि विकास अगर भ्रष्टाचार से ही होता है तो वो विकास तो हमें पसंद नहीं है। भ्रष्टाचार तो हम नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे। और अगर कोई कहे और आके ब्लैकमेल करेगी मैं भ्रष्टाचार करूंगा और भ्रष्टाचार नहीं करने दोगे तो मैं सड़क नहीं बनाऊंगा, तो हम कहेंगे भाई तू चला जा, दूसरा ठेकेदार मिल जाएगा। ईमानदार ठेकेदार भी बहुत हैं इस देश के अंदर। तो भ्रष्टाचार तो हम नहीं होने देंगे, और भ्रष्टाचार ही एक सबसे बड़ा कारण है जो विकास को रोकता है। कुछ लोगों में ये गलत फहमी हो गई है कि अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो विकास खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है। भ्रष्टाचार रुकेगा तो विकास 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी एक बहुत सारा डेटा मेरे पास आता है जो दिखाता है कि भ्रष्टाचार की वजह से ही हमारे देश के अंदर शिक्षा नहीं है, भ्रष्टाचार की वजह से ही हमारे देश के अंदर दवाइयां नहीं मिलती अस्पतालों में, भ्रष्टाचार की वजह से ही हमारे देश के अंदर अस्पताल ठीक से काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी है हमारे देश के अंदर। भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से जितनी योजनाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। तो अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं, इसका भी मैं जवाब देना चाहूँ, आपकी पार्टी को तो केवल जी भ्रष्टाचार ही दिखता है और दूसरी चीजें तो दिखती है। दूसरी चीजों पे आपको क्या कहना है? वैसे तो दूसरी चीजों पे भी हमको सब कुछ कहना है, कह सकते हैं, वाद विवाद करने को तैयार है, आ जाए कोई हमारे साथ। लेकिन मान लीजिए हम केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये क्या कम है? अगर एक पार्टी एक बार सत्ता में आने के बाद 5 साल में इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देती है, ये छोटी बात है क्या? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो एजुकेशन नहीं सुधरेगी, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो हेल्थ नहीं सुधरेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो आपको बिजली पानी सड़क नहीं मिलने लगेगी, सारी चीजें नहीं सुधर जाएगी। इससे बड़ी और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो सकती है? इससे बड़ा और विकास क्या हो सकता है? कृष्ण वल्लभ पूछ रहे सिंगापुर से कि अगर कोई साफ और ईमानदार छवि का बीजेपी या कांग्रेस का साथी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहे तो क्या करना चाहिए उसको? इनका ये कहना है कि अगर कोई साफ और सुथरी छवि का बीजेपी या कांग्रेस का आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई जुड़ना चाहता है जो बीजेपी कांग्रेस से पहले एमएलए एमपी का चुनाव लड़ चुका है, तो वो अगर हमें लिख के देता है तो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर विचार करेगी, और हमें लगता है अच्छा आदमी है, देश की से वो कर रहा है, तो सबका स्वागत है। इसमें हमारी आम आदमी पार्टी में तो सबका ही स्वागत है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट की जो कमिटीज बनी है स्टेट्स में, क्या हम वैसी ही कमेटी वैसा ही स्ट्रक्चर ब्लॉक लेवल पर नहीं बना सकते हैं? संजय पूछ रहे छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए। ये कह रहे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज बनी है, क्या ऐसी कमिटीज ब्लॉक लेवल पे नहीं बननी चाहिए? तुरंत बननी चाहिए। मैंने अभी तो बोला, आपने शायद सुना नहीं, कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या आप सब लोग जहां जहां डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनी हैं अपने अपने लेवल ब्लॉक के अंदर, सारे ब्लॉक के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक लेवल टीम और ब्लॉक का ऑफिस खोल सकते हैं 10 दिन के अंदर? मुझे लगता है खोल सकते हैं। अगर कल सुबह आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग करें और हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर को जिम्मेदारी एक एक ब्लॉक की दे दें, उसको कहें भाई तू निकल जा आज ब्लॉक के लिए, और तब तक घर मत आना जब तक ब्लॉक लेवल की टीम ना बन जाए और ब्लॉक लेवल पे ऑफिस ना खुल जाए। बिल्कुल खोलना, तुरंत खोलना है, 10 दिन के अंदर खोलना है और मेरे को रिपोर्ट करना है। सैन फ्रांसिस्को से अखिलेश जी पूछ रहे हैं, इमोशनल क्वेश्चन है, आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आप सभी भ्रष्ट लोगों से लोहा लेते हैं, क्या आपको और आपके परिवार को धमकी नहीं मिलती? ये पूछ रहे हैं आपको इतनी हिम्मत कहां से आती है, आप सब लोगों से लोहा लेते हैं, क्या आपको कभी धमकी नहीं मिली? मुझे इन दिनों में तो धमकी नहीं मिली। दिल्ली में जब हम लोग राशन के भ्रष्टाचार की बात उठाते थे तो उन दिनों में हमें जरूर धमकियां, क्या हमारे ऊपर कई बार अटैक भी किए गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं की 7 बार उनके ऊपर अटैक किए गए थे, और मुझे भी कुछ बहुत बड़े माफिया, उनका नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को धमकियां देने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस दौरान हमें धमकियां नहीं मिली जब से हम लोगों ने खुलासे किए। दीपक पूछ रहे हैं दिल्ली से कि हम सब दिल्ली में ही रहते हैं, क्या 2 फरवरी से हम लोग जॉब छोड़ के दिल्ली में आ जाएं? क्या इंतजाम होगा? हम दिल्ली में ही रहते हैं और जॉब छोड़ के दिल्ली आ जाएं? मतलब आपके साथ जुड़ जाएं? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि अपनी अपनी अगर साल भर के लिए नौकरी छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, स्वराज में क्या आपने मुद्दों का कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि केंद्रीय स्तर पे कौन से मुद्दे लिए जाएंगे और स्टेट लेवल पे कौन से मुद्दे लिए जाएंगे? ये पूछ रहा है कि स्वराज में आपने क्या मुद्दों का कैटेगराइजेशन किया है कि कौन से मुद्दे स्टेट लिस्ट में होने चाहिए, कौन से मुद्दे सेंट्रल लिस्ट में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिटेलिंग अभी हम लोगों ने नहीं किया।
और इसके लिए कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें ये पता चल रहा है कि SC बहर हैं जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं अलग से, और जो उनकी वो शायद महीने 1.5 महीने में अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, उससे हमें मदद मिलेगी काफी। गोपेश की शिकायत है इलाहाबाद से, हमें इलाहाबाद के प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्या करें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वो कह रहे हैं कि हमें इलाहाबाद की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इलाहाबाद की इंफॉर्मेशन तो इलाहाबाद की टीम ही आपको देगी, तो आप उनसे उनके पास जाइए, ना दें तो लड़िए झगड़िए, उनको ठीक करिए आप। How can people working in corporates contribute to this movement except votes? How can the people working in corporates contribute to this movement other than votes? Yes, the votes are the most important. Number one, you have to go out and vote. Number two, you have to ensure that everyone in your company, everyone in your friend circle has a vote. Please ensure that please keep asking everyone in your office, does everyone have a vote? If it doesn't have a vote, ensure that he or she gets enrolled in the voters list. And the third thing is that please arrange small tea parties. Call your friends, call your relatives, call your colleagues, and discuss with them. Download our films, download the vision document from the website, and discuss that with them. And discuss that, can BJP and Congress provide a better future for the country? If they cannot, then let's join Aam Aadmi Party. So spread this message. And the last but most important is that you can all contribute financially. You can all donate to the party. There's a question from Deepesh in Pune. Why should I vote for Aam Aadmi Party? वो पूछ रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दूं। दीपेश जी, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है, तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है, तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। हम आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी और कांग्रेस, ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं, और अगर आपको लगता है हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको हमारा इतिहास पता है, आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है, तो फिर आपको केवल वोट नहीं देना, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको खुद प्रचार करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी, अपना ड्राइवर लाना पड़ेगा, और आपको खुद अपने पड़ोसियों को और अपने सबको वोट डलवाने भी ले जाना पड़ेगा। ये आपके भविष्य की बात है, ये हमारे लिए नहीं है। मनप्रीत फ्रॉम JNK, मेरे पास पैसा नहीं है, केवल आकर टाइम दे सकता हूँ, कैसे हेल्प करूँ? जम्मू कश्मीर से मनप्रीत लिख रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम दे सकता हूँ। सर, आपका टाइम ही चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। समय का दान सबसे उच्च दान माना गया है, बिकॉज जो आदमी टाइम देता है ना, वो अपनी जिंदगी का हिस्सा निकाल के देता है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली आइए, हमारे साथ रहिए। विकास छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट, आशुतोष, रवीश, बहुत सारे नाम लिखे उन्होंने, ये सारे लोग ईमानदारी की बात करते रहते हैं, अब ये कहाँ है? इन्होंने कहा है कि ये कई सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार ईमानदारी की बात करते हैं, अब ये लोग कहाँ हैं? देखिए, वो तो आपको इन्हीं से पूछना पड़ेगा, मैं इस बारे में क्या टिप्पणी करूं। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि रिलायंस का जो आपने खुलासा किया वो राजनीतिक तौर पर सही था? प्रशांत, इनका कहना है कि रिलायंस का आपने जो खुलासा किया, क्या वो ठीक था? क्योंकि उसके बाद से इन लोगों ने, हमें टीवी चैनल वालों ने दिखाना बंद कर दिया। मुझे तो लगता है कि टीवी चैनल वाले दिखाएं या ना दिखाएं, हमें तो अपना धर्म करना है ना। हम अगर ये सोचेंगे भाई ये ना करें, ये ना करें, इससे वो नाराज हो जाएगा, इससे वो नाराज होगा, तो किसी ना किसी से कोई ना कोई तो नाराज होगा। हमारा तो धर्म है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करना है इस देश से, तो हम तो खुलासे करेंगे। हम खुलासे क्यों कर रहे हैं? हम खुलासे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि व्यवस्था कैसी है। आज तक आजादी के बाद आपने ये तो सुना था स्विस बैंकों में खाते होते हैं, स्विस बैंकों में खाते होते हैं। पहली बार आपने स्विस बैंकों के खातों के नंबर हम लोगों ने आपको बताया। पहली बार हम लोगों ने बताया कि अनिल अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, मुकेश अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर क्या है। पहली बार हम लोगों ने बताया कि किसके कितने पैसे पड़े हैं स्विस बैंकों के अंदर। पहली बार हम लोगों ने बताया कि सरकार के पास आ चुका है इसकी पूरी लिस्ट, पर सरकार एक्शन नहीं लेती है।
तो अब ये पता चल रहा है कि ये सारे मिले हुए हैं, रिलायंस मिला हुआ है, नेता मिले हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मिले हुए हैं, ये अफसर मिले हुए हैं और मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो क्या हम चुप रहते इसके ऊपर, इस डर से कि मीडिया हमें दिखाना बंद कर देगा? हम चुप नहीं रहेंगे। कुछ लोग जालंधर से फोन आया था हिमांशु का, कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे सारे पोस्टर बैनर सब कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बस उनका एक छोटा सा लोगो होगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई हमारा पोस्टर और बैनर बनाए और उस पे निवेदक या अपना एक वो लगा सके, अपना नीचे एड्रेस, जिसने छपवाए हैं वो छपवाने वाला अगर नीचे अपना वो दे सके, हमें ऐसा कोई नहीं है। पर जो छपवा रहा है बस ये देख लीजिएगा कि वो वहां का कोई सबसे बड़ा गुंडा बदमाश नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई अच्छा है। ये तो ये दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इस आंदोलन के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नाम से छपवाएं, इसको बहुत अच्छी बात है। ये तो आप ही का आंदोलन है, इस देश के लोगों का आंदोलन, हमें रोकना नहीं है किसी भी चीज को। हरिंदर ऑस्ट्रेलिया से पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि अन्ना किरण बेदी वगैरह भी अगर साथ में आ जाएं तो आप ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं दिल्ली के चुनावों में? इनका कहना है कि अगर अन्ना जी और किरण बेदी आ जाएं साथ में तो ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। मैं तो बिल्कुल मानता हूं, मैं अन्ना को बहुत मिस करता हूं, किरण जी को बहुत मिस करता हूं, और मैं पूरी तरह से यकीन रखता हूं कि इतिहास ने हमें यह मौका दिया है। अगर हम लोग साथ नहीं आए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं अगर हम लोग किसी तरह साथ आ जाएं तो। अगला सवाल है, आप पे बड़ा विश्वास है, क्या आप ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी से आप कोई समझौता नहीं करेंगे, इनके साथ हाथ मिलाएंगे? ये कह रहे हैं कि आप हमें प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप कांग्रेस और बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे और कोalition नहीं करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम कांग्रेस और बीजेपी और किसी भी भ्रष्ट पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। पार्टियां जाति व धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए इन सब चीजों से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटा रही है लोगों का, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं वापस? इनका ये कहना है कि पार्टियां जाति और धर्म पे वापस फोकस ला रही हैं ताकि भ्रष्टाचार से ध्यान हट जाए। ऐसा कुछ हमें भी लगता है कि अब वापस इन्होंने धर्म के नाम पे वो शुरू कर दिया है, और ये सुशील शिंदे का बयान और ये कई सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन हमें वापस ध्यान लाना पड़ेगा जनता का भ्रष्टाचार की तरफ, और जनता ऐसे इतने जल्दी इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दो तीन साथियों ने पूछा है, हाल ही में आशीष नंदी का जो बयान है उसके ऊपर आपके क्या विचार है? ऐसा मैंने पढ़ा और सुना है कि आशीष नंदी जी ने कहा है, शायद अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, आशीष नंदी शायद कहा है कि भ्रष्टाचार केवल कुछ जाति के लोग करते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। भ्रष्टाचार कुछ जाति के लोग नहीं करते हैं, हर जाति के लोग करते हैं। हर जाति के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कोई भी जाति आप ले लीजिए, उसमें भ्रष्टाचार करने वाले भी हैं और ईमानदार लोग भी हैं। तो मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। अरविंद जी, 2014 में अगर चुनाव अच्छे से लड़ने हैं तो काम करना पड़ेगा, साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ। निखिल पूछ रहे हैं बैंगलोर से। निखिल पूछ रहे हैं बैंगलोर से कि अगर हमें 2014 का चुनाव लड़ना है तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा और साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं बहुत काम करना पड़ेगा निखिल। और निखिल, आप वहां पे बैंगलोर में पृथ्वी से मिलिए और आप लोग पूरे कर्नाटका की योजना बनाइए। काम तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, हम 5 लोग या 10 लोग नहीं कर सकते। तो कर्नाटका की जिम्मेदारी निखिल आप लोग लीजिए। आपने बताया था कि योगेंद्र जी स्थानीय ग्रुप्स को मोबिलाइज कर रहे हैं स्टेट्स के अंदर, उस पे क्या प्रोग्रेस है? कितने संगठन इस तरह के जुड़ चुके हैं? इनका ये कहना है कि योगेंद्र जी स्टेट्स में जा जाके और स्थानीय संगठनों को जोड़ रहे हैं। कई स्थानीय संगठन साथ आए हैं, मेरे पास अब एग्जैक्ट लिस्ट और नंबर और नाम नहीं है उनके। वो योगेंद्र जी को आप लिख के पूछ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथी पूछ रहे हैं कमेंदर कि हमें थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि हम डिस्ट्रिक्ट से गांव तक कैसे पहुंचे, वहां गांव में कैसे काम करें, इसके लिए इनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है कि ये डिस्ट्रिक्ट से गांव तक कैसे पहुंचे और गांव में किस तरह से लोगों को जोड़ें। ठीक है, मैं इस बारे में चर्चा करता हूं कि हम किस तरह से आप सब लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपका विचार अच्छा है। फिर ये पूछ रहे हैं, अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो रहा है पटना से, आपका आम आदमी पार्टी के साथियों के लिए क्या संदेश है? चाहे अन्ना जी का आंदोलन 30 जनवरी से पटना में शुरू हो रहा है। इस पे हम लोगों का क्या स्टैंड है? हम अन्ना जी के हर कदम को सपोर्ट करते हैं।
हम अन्ना जी की बहुत इज्जत करते हैं। तो मेरी सारे आम आदमी पार्टियों वालों से, सारे आंदोलनों से, सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अन्ना जी की मीटिंग्स में जाएं, सब लोग उनका सहयोग करें, सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और हम खुल के अन्ना जी का समर्थन करते हैं। राहुल पूछ रहे हैं प्रतापनगर से कि कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स डिस्ट्रिक्ट में आके टीम्स को थोप रहे हैं। इनका कुछ जो सेंट्रल वो कुछ टीम्स बनी है डिस्ट्रिक्ट कमिटीज की, इनका कहना है कि सेंट्रल ऑब्जर्वर जो आए थे वो टीम्स को थोप रहे हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा, हमने तो वेबसाइट के ऊपर लगभग 1 महीने तक वेबसाइट पे डाला था, जितने नामों के सुझाव आए थे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के, हमने डाला था भाई अगर किसी के भी नाम के ऊपर अगर आपको कोई आपत्ति है या आपको लगता है कि कहीं पे प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने में, तो आप हमें लिखिए। कई सुझाव भी आए थे, उसके बेसिस में हमने कई लोगों को निकाला भी था। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो आप हमें लिखिए, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे पक्का। अनुज पूछ रहे हैं लंदन से, हम हमेशा एक ही आम आदमी अरविंद जी को देखते रहते हैं, बाकी के आम आदमी कहाँ हैं? ये पूछ रहे हैं कि हम एक ही आम आदमी अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, बाकी आम आदमी कहाँ हैं। ये हो सकता है आप केवल ये 12 बजे के टेलीकास्ट में देखते हो, लेकिन अगर आप टीवी के डिबेट्स में, इवनिंग डिबेट्स में दिखें तो वहां पे अरविंद आम आदमी नहीं दिखाई देता, कुमार विश्वास दिखाई देते हैं, संजय सिंह दिखाई देते हैं, योगेंद्र यादव दिखाई देते हैं, प्रोफेसर आनंद दिखाई देते हैं, प्रशांत भूषण दिखाई देते हैं, सब लोग दिखाई देते हैं। तो टीवी के ऊपर आपको दूसरे आम आदमी दिखाई देते हैं, ये गूगल हैंगआउट के ऊपर मैं दिखाई देता हूँ। लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 साथी और साथ में बैठा करें। केरल से निखिल पूछ रहे हैं कि इंटरनल जन लोकपाल में कोई कंप्लेन नहीं आई है मयंक गांधी के लिए, लेकिन मयंक गांधी के ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे कई जगह ऐसी चर्चाएं हुई हैं क्योंकि ऊपर कुछ आरोप हैं, क्या हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते? इनका ये कहना है कि मयंक गांधी के ऊपर कुछ आरोप डायरेक्टली लगे हैं, तो बिना कंप्लेंट के उनको प्रोब नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है कि देखिए, प्रोब करने के लिए स्पेसिफिक कंप्लेंट होना जरूरी है। वो हम भी दे सकते थे, पार्टी दे सकती थी, लेकिन हमारे जो इंटरनल लोकपाल हैं उनका ये कहना है कि पार्टी देगी तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो एक प्रक्रिया में जा रहे हैं, एंड लेट्स फॉलो द प्रोसेस, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनका पॉइंट ठीक है, तो किसी को कंप्लेन देने में क्या, आप ही दे दीजिए कंप्लेन। आपको तो पता है कि क्या क्या उनके खिलाफ चार्जेस है, आप दे दीजिए उनको कंप्लेन, ताकि कोई ये ना कहे ना, अगर पार्टी देती है और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कल को लोग कहेंगे कि पार्टी ने कमजोर केस बना के भेजा था मयंक गांधी के खिलाफ। आप दीजिए कंप्लेंट उनके खिलाफ, प्रॉब्लम क्या है? अगले हफ्ते 12 बजे कर सकते हैं क्या गूगल हैंगआउट? अगले संडे को कोई और अपॉइंटमेंट तो नहीं है। विनोद पूछ रहे हैं सहारनपुर से कि सहारनपुर में सरकार ने, आवास विकास ने किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, आपकी पार्टी और उनके साथियों का वहां पे क्या स्टैंड होगा? इनका कहना है कि सहारनपुर में अब सरकार ने किसानों की जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है। ये तो बिल्कुल गलत है, हम तो इसका विरोध करते हैं, और हम सहारनपुर की टीम से, अगर वो देख रही हैं इसको, नहीं तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो इस मुद्दे को उठाएं और उन किसानों के साथ वो लोग खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। पूछ रहे क्या हमारी पार्टी ऐसा अनाउंस नहीं कर सकती कि 65 या 60 साल से बड़े लोगों को टिकट ही ना दें और मंत्री ना बनाए? जब सारे गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हो सकते हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्यों नहीं, जो चल भी नहीं सकते? इनका ये कहना है कि जितने लोगों को टिकट दी जाती है उसका अपर एज लिमिट होना चाहिए, 60 साल से ऊपर लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस पे मैं डिस्कस करूंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। इसके आइडिया के आपकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं, तो हम पार्टी में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन, अगले हफ्ते का हैंगआउट, नेक्स्ट वीक का हैंगआउट। हाँ, ये अगले हफ्ते के हैंगआउट के बारे में पूछ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा हर संडे को हमारा और आपका मिलने का समय तय रहा, 12 बजे हर संडे को। तो आप 12 बजे हर संडे आप लोग भी खाली रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात स्प्रेड कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धीरे धीरे कर करके इस गूगल हैंगआउट पे जुड़ते जाएं। आखिरी सवाल है, कई बार ये पूछे हैं, नरोत्तम जी पूछ रहे हैं कि सर आपके फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी कि आप कहाँ कहाँ रैलीज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लोगों से मिल रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को मोबिलाइज करें? ये कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है। एक तो ये कि जहां जहां काम प्रोग्राम हो रहा है, मान लीजिए कहीं रैली हो रही है तो वहां के लोगों को तो बताया ही जाता है, और दूसरा वेबसाइट के ऊपर भी इसको डाला जाता है। वेबसाइट के ऊपर हम लोग डालते हैं सारे इवेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं, तो आने वाले इवेंट्स की जानकारी आपको वेबसाइट से भी मिल सकती है। पहले आपको इससे मीडिया के थ्रू पता चल जाती थी, लेकिन आजकल मीडिया दिखा नहीं रहा है। थैंक यू सो मच।